आज हम भारत के इतिहास को आकार देने वाली महत्वपूर्ण समितियों और आयोगों पर बात करेंगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह चर्चा एक विस्तृत ब्लूप्रिंट की तरह होगी। और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि अक्सर छात्र इनमें उलझ जाते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, उनके लिए मैं एक रोड मैप बता दूं। हम इस चर्चा को 6 मुख्य विषयों में बांटेंगे। सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था। हाँ, फिर शिक्षा, भाषा और मौलिक कर्तव्य। चौथा पॉइंट होगा अर्थव्यवस्था, गरीबी और बैंकिंग। और फिर केंद्र राज्य संबंध और चुनाव सुधार। और अंत में कुछ अन्य विविध और ऐतिहासिक आयोग। हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। ये बहुत सही है क्योंकि देखिए ये समितियां केवल परीक्षा में रटने वाले नोट्स नहीं है। ये वो समाधान है जो देश के सामने समय समय पर आए गंभीर संकटों से निपटने के लिए निकाले गए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस यात्रा की शुरुआत उस पहले विषय से करते हैं, यानी 1947 के उस खाली कैनवस से जब राज्यों की सीमाएं तय करनी थीं। आज़ादी के ठीक बाद ये एक बहुत बड़ा संकट था। सबसे पहले जून 1948 में एसके धर समिति का गठन हुआ। राइट। इस समिति ने साफ कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। और फिर इसके तुरंत बाद 1948 में ही जेवीपी समिति बनी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। हाँ, और इन्होंने भी भाषाई आधार को सिरे से नकार दिया। तो मतलब आखिर भाषा को लेकर इतना डर क्यों था उस वक्त? अगर उस समय के हालात को गहराई से देखा जाए ना, तो देश ने अभी-अभी विभाजन का भयानक दर्द झेला था। धर्म के नाम पर देश बढ़ चुका था। वो बहुत नाजुक समय था। बिल्कुल। नेतृत्व के मन में ये गहरा डर बैठ गया था कि अगर अब भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा गया तो शायद देश के और टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए धर समिति और जेवीपी समिति का पूरा जोर सिर्फ प्रशासनिक सुविधा पर था। मतलब ये ऐसा है जैसे किसी घर का बंटवारा करना हो। क्या हम कमरों को दीवारों के रंग यानी भाषा के आधार पर बांटें, या इस बात पर कि रसोई और दरवाजे कहाँ हैं, यानी सुविधा और प्रशासन के आधार पर? ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। शुरुआती समितियां कह रही थीं कि घर को सुविधा के हिसाब से बांटो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। और इसीलिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन करना पड़ा। जी, फजल अली आयोग ने इस बात को समझा कि भारत जैसे देश में भाषा को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने पहली बार भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का एक प्रमुख आधार माना। लेकिन उन्होंने भी एक भाषा एक राज्य के कट्टर सिद्धांत को खारिज कर दिया था, है ना? एकदम सही। और यहीं पर परीक्षा के नजरिए से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारीक अंतर आता है। फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का सुझाव दिया था। अच्छा। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद से पारित हुआ तो वास्तव में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ओहो, तो मतलब सुझाव 16 राज्यों का था, लेकिन बने 14 राज्य हैं। ये तो निश्चित रूप से परीक्षार्थियों को उलझाने वाला एक क्लासिक सवाल है। बिल्कुल, परीक्षक अक्सर इसी अंतर का फायदा उठाते हैं। चलिए, राज्यों के निर्माण को समझने के बाद अब अगले महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ते हैं। राज्य की सीमाएं तो बन गईं, लेकिन राजधानी में बैठा कोई अधिकारी दूर दराज के गांव में टूटे हुए कुएं की मरम्मत कैसे करेगा? प्रशासन को जमीन तक पहुंचना था। हाँ, और यहीं से हमारा दूसरा विषय यानी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों का दौर शुरू होता है। और इसकी नींव रखी 1957 की बलवंत राय मेहता समिति ने। इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, जो कि ग्राम स्तर, पंचायत समिति और जिला परिषद थी। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता समिति आती है, जो इसे घटाकर 2 स्तरीय ढांचे का सुझाव देती है, जिला परिषद और मंडल परिषद। फिर 1986 में एलएम सिंघवी समिति आई। उसके बाद 1988 में पीके थुंगन समिति आई, जिसने महिलाओं और SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण की बात की। और उसी साल गॉडगिल समिति ने फिर से 3 स्तरीय व्यवस्था का समर्थन कर दिया। हाँ, ये काफी लंबा घटनाक्रम है। मेरा एक सवाल है, एक ही विषय के लिए इतनी सारी समितियां क्यों? क्या प्रशासन बस एक हिट एंड ट्रायल तरीका अपना रहा था कि भाई कुछ तो काम कर जाएगा? इसे अंधेरे में तीर चलाना नहीं कह सकते। ये दरअसल एक क्रमिक विकास था, एक एवोल्यूशन। जब बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर बनाए तो वो एक शुरुआती ढांचा था। अच्छा। लेकिन 1970 के दशक तक आते आते राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी।
राज्यों ने पंचायतों को फंड देना बंद कर दिया था। तो अशोक मेहता समिति ने उस समय की नौकरशाही को सरल बनाने के लिए 2 स्तरों की बात की। लेकिन वो भी पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर पाया। ठीक कहा आपने। और इसीलिए 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति ने असली गेम चेंजर विचार दिया, संवैधानिक दर्जा। ओहो, पहली बार संवैधानिक दर्जे की मांग। हाँ, सिंघवी समिति ने समझ लिया था कि जब तक संविधान पंचायतों की रक्षा नहीं करेगा, राज्य सरकारें अपनी मनमर्जी करती रहेंगी। और जो पीके थुंगन समिति थी, थुंगन समिति द्वारा लाया गया आरक्षण का विचार समाज के हर वर्ग को शामिल करने का एक बहुत बड़ा कदम था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गांव की सत्ता सिर्फ कुछ रसूखदार लोगों के हाथ में न रहे। मतलब ये लोकतंत्र को दिल्ली से उठाकर गांव की चौपाल तक लाने की लड़ाई थी। एकदम सही। तो स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने के बाद अब अपने तीसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, नागरिक का निर्माण, यानी शिक्षा, भाषा और उनके मौलिक कर्तव्य। नागरिक निर्माण में भाषा बहुत अहम थी। यहाँ प्रवेश होता है बीजी खेर समिति का, जो 1955 में प्रथम आधिकारिक भाषा आयोग के रूप में बनी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसने हिंदी को बढ़ावा देने और अंग्रेजी के उपयोग को सीमित करने की सिफारिश की थी। आज़ादी के बाद ये तय करना एक बहुत बड़ा काम था कि पूरा देश एक दूसरे से किस भाषा में बात करेगा। एक राष्ट्रीय संपर्क भाषा की पहचान बनाना। और शिक्षा के ढांचे के लिए तो 1964 का कोठारी आयोग मील का पत्थर साबित हुआ है ना? बिल्कुल। कोठारी आयोग ने ही मुफ्त शिक्षा और 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी। अगर ध्यान से देखा जाए तो कोठारी आयोग की ये 10+2+3 प्रणाली हमारी पूरे स्कूली जीवन के डीएनए की तरह है, जिसे हम सभी ने जिया है। 10वीं तक स्कूल, फिर 2 साल की हायर सेकेंडरी और 3 साल का ग्रेजुएशन। हाँ, और ये ढांचा इसलिए क्रांतिकारी था क्योंकि इससे पहले देश के अलग-अलग हिस्सों में शिक्षा का स्वरूप बहुत बिखरा हुआ था। कोठारी आयोग ने इसे एक सूत्र में पिरो दिया। शिक्षा के साथ साथ एक अच्छे नागरिक के लिए उसके कर्तव्यों का होना भी जरूरी है। और इसके लिए 1976 में स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ, जिनकी सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य सामने आता है। समिति ने सिर्फ 8 कर्तव्यों का सुझाव दिया था, लेकिन वास्तव में संविधान में 10 जोड़े गए। हाँ, यही वो ट्रिक है। मतलब सरकार ने अपनी ही विशेषज्ञ समिति से सलाह मांगी और फिर उसमें खुद से बदलाव कर दिए। ये तो यही दिखाता है कि समितियां केवल प्रस्ताव दे सकती हैं। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। समितियां सलाहकार होती हैं, बाध्यकारी नहीं। और यही बात परीक्षा के लिए सबसे बड़ा ट्रैप बन जाती है। वो कैसे? सवाल पूछा जाता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने कर्तव्यों की सिफारिश की थी, और ज्यादातर छात्र 10 या वर्तमान में मौजूद 11 पर टिक कर देते हैं, जबकि सही उत्तर 8 है। अरे वाह, ये तथ्य तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए दिमाग में। चलिए, शिक्षा और कर्तव्यों के बाद अब अर्थव्यवस्था की रीढ़ को समझने के लिए अपने चौथे विषय की ओर बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था, गरीबी और बैंकिंग सुधार। एक नागरिक को नौकरी और भोजन भी तो चाहिए। बिल्कुल। 1973 में भगवती समिति बनी, जो बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा कर रही थी। और फिर 1989 में लकड़वाला समिति आई। हाँ, लकड़वाला समिति। स्रोतों के मुताबिक इस समिति ने गरीबी मापन के लिए कैलोरी आधारित पद्धति का सुझाव दिया। अब ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि गरीबी नापने के लिए कैलोरी का इस्तेमाल, ये तो किसी अर्थशास्त्री से ज्यादा किसी डाइटिशियन का काम लगता है। ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। आज के दौर में गरीबी का मतलब शायद स्मार्टफोन या इंटरनेट का ना होना हो। लेकिन उस समय के भारत में गरीबी का सीधा मतलब सिर्फ जीवित रहने से था। अर्थशास्त्रियों ने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति इतनी भी कमाई नहीं कर पा रहा है कि वो अपने शरीर को चलाने लायक ऊर्जा यानी कैलोरी प्राप्त कर सके, तो वो सबसे निचले स्तर का गरीब है। ओहो, इसीलिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कैलोरी तय की गई। बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक श्रम ज्यादा होता था, इसलिए वहां 2400 कैलोरी प्रतिदिन का मानक रखा गया। और शहरी क्षेत्रों में शारीरिक मेहनत अपेक्षाकृत कम थी, तो वहां 2100 कैलोरी। तो ये इस बात का गणित था कि एक मजदूर को जिंदा रहने के लिए कितना भोजन चाहिए। ये तो अर्थशास्त्र का बहुत ही क्रूर लेकिन एकदम जमीनी नजरिया था। एकदम सही। और सिर्फ गरीबी मापना काफी नहीं था, अर्थव्यवस्था को संस्थाओं की भी जरूरत थी। 1979 की शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया आकार दिया।
लेकिन सबसे बड़ा तूफान तो 1991 के दौर में आया था, है ना? हाँ, 1991 वह साल था जब भारतीय अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर थी। खजाना खाली था और उसी संकट से उभरने के लिए सुधारों की झड़ी लग गई। उसी झड़ी में 1991 की राजा चिलैया समिति थी जो कर सुधारों के लिए लाई गई थी। उसी साल और फिर 1998 में बैंकिंग सुधारों के लिए नरसिम्हम समिति का गठन हुआ और 1993 में मल्होत्रा समिति आई जिसने इल्डा की स्थापना की। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये समितियां सिर्फ रूटीन काम नहीं कर रही थीं। राजा चिलैया को यह तय करना था कि सरकार टैक्स कैसे वसूले कि लोग चोरी ना करें। बिल्कुल। नरसिम्हम समिति को यह देखना था कि भारतीय बैंक दुनिया के सामने कैसे टिके, और मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र के दरवाजे निजी कंपनियों के लिए खोल दिए। आज का आधुनिक भारत इन्हीं संस्थाओं की उत्पत्ति पर खड़ा है। तो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही प्रशासन और निष्पक्ष चुनाव जरूरी हैं। तो अब इसी तर्ज पर अपने 5वें बिंदु की ओर बढ़ते हैं, केंद्र राज्य संबंध और चुनाव सुधार। जैसे जैसे राज्यों के पास ताकत आने लगी, केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों को लेकर टकराव होना शुरू हो गया। इसे सुलझाने के लिए कुछ नए प्रबंधन चाहिए थे। 1962 में के संथानम समिति बनी जो भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी। इसी की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC का गठन हुआ। और जो सबसे दिलचस्प आयोग है वो है 1983 का सरकारी आयोग। सरकारी आयोग जो केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा और सहकारी संघवाद के लिए बना था। बिल्कुल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। अगर इसे कॉर्पोरेट एनालॉजी से समझे ना, तो केंद्र सरकार एक तरह से कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है और राज्य सरकारें उसकी रीजनल ब्रांच है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो सरकारी आयोग एक मैरिज काउंसलर की तरह है। वो दरअसल एक रूल बुक बना रहा था कि कब हेडक्वार्टर को दखल देना चाहिए और कब ब्रांच मैनेजर को आज़ादी मिलनी चाहिए, ताकि दोनों मिलजुल कर काम करें। ये एनालॉजी कॉन्सेप्ट को बहुत स्पष्ट कर देती है। भारत जैसे विविधता वाले देश में, जहां केंद्र में किसी और की सरकार हो सकती है और राज्यों में किसी और की, वहां सरकारी आयोग ने उस रूल बुक को परिभाषित किया। और इसी प्रशासनिक सफाई को चुनाव में लागू करने का काम 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने किया। हाँ, जिन्होंने चुनाव सुधारों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से ईवीएम के उपयोग की सिफारिश की। ईवीएम और CVC जैसी आधुनिक प्रणालियों के पीछे दिनेश गोस्वामी और संथानम समितियों के शुरुआती विचार ही थे। बहुत खूब। और अब हम अपने आज के सफर के छठे और अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां कुछ अन्य ऐतिहासिक और विविध आयोगों की चर्चा है। जब देश विकास की राह पर तेजी से दौड़ा, तो इसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ा। यहीं पर पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी संरक्षण से जुड़े 2 महत्वपूर्ण आयोग आते हैं। 2011 का गॉडगिल आयोग और 2013 की कस्तूरी रंगन समिति। गॉडगिल आयोग पर्यावरण को लेकर बहुत सख्त था। अगर उसे पूरी तरह मान लिया जाता तो वहां कोई भी विकास कार्य करना लगभग नामुमकिन हो जाता। तो मतलब एक बीच का रास्ता निकालने के लिए कस्तूरी रंगन समिति लाई गई। बिल्कुल, जिसने पर्यावरण और विकास के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की। और इसी तरह का एक बड़ा बदलाव अजय छिब्बर समिति की सिफारिशों पर हुआ था, जो 2015 में आई। हाँ, दशकों पुराने योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, क्योंकि 2015 का भारत अब ऊपर से नीचे थोपे गए आदेश नहीं सुनना चाहता था। राइट। और विकास के इसी क्रम में कर सुधारों का एक बड़ा कदम विजय केलकर समिति ने उठाया, जो 2002 में आई थी, जिसने GST का सपना देखा। एकदम सही। और इस सूची में 2 जांच आयोग भी हैं। 2000 का नानावटी आयोग, जिसका गठन 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए किया गया था, और 2002 का नानावटी शाह आयोग, जो गोधरा ट्रेन अग्निकांड और गुजरात दंगों की जांच के लिए स्थापित हुआ था। हाँ, ये आयोग ऐतिहासिक रूप से घटनाओं की तथ्यात्मक जांच करने के लिए बनाए गए थे। अब इस पूरी सूची में एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है जिस पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी। जी बताइए। इस पूरी सूची का सबसे पुराना आयोग 1926 का हिल्टन यंग आयोग है। ये अंग्रेजों के समय में बना था, लेकिन इसी की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना हुई। बिल्कुल। मतलब आज के स्वतंत्र भारत की सबसे शक्तिशाली आर्थिक संस्था का जनक एक ब्रिटिश कालीन समिति है। यही इतिहास की खूबसूरती है। संस्थाएं कभी एक दिन में नहीं बनती, वो समय की मार सहती हैं और फिर एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़ी हो जाती हैं।
तो अगर आज के इस चर्चा का एक त्वरित सारांश निकाला जाए तो हमने 1926 के हिल्टन यंग आयोग से लेकर 2015 के नीति आयोग तक की यात्रा की है। और हर एक समिति का अपना एक खास महत्व है। धर और फजल अली आयोग ने भारत का नक्शा खींचा, बलवंत राय और सिंघवी समिति ने गांवों को आवाज दी, कोठारी आयोग ने स्कूलों का ढांचा बनाया और लकड़वाला समिति ने मजदूर की कैलोरी गिनी। नरसिम्हम ने बैंकों को डूबने से बचाया, संथानम और गोस्वामी ने लोकतंत्र को पारदर्शी बनाया और गॉडगिल ने पहाड़ों को बचाने की आवाज उठाई।